वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने ग्रुप थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट तक देखा था कि दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किस टाइप से करते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि मान लो कि ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट हैं, तो उसमें ए क्रॉस बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया था, और ए क्रॉस बी में एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स थे, ए कोमा बी टाइप के, जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से था। तो आज हम आगे बात करेंगे रिलेशन की। तो डेफिनेशन देखो, रिलेशन संबंध। तो रिलेशन में क्या होता है, मान लिया कि लेट ए एंड B are two non-empty sets, then a relation from A to B is a subset of A cross B। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए से बी में परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। आपके पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए से बी में आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करोगे, इसका मतलब है कि वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए से बी में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होना चाहिए। अगर आपको बी से ए में रिलेशन डिफाइन करना है, तो वो बी क्रॉस ए का उप समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है वो इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। किसी स्पेशल केस में हो भी सकते हैं, पर हमें जनरल बातें करनी है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है, वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। तो अगर आपको ए से बी में आपको रिलेशन डिफाइन करना है, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, जबकि बी से ए में अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है, तो वो बी क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होना चाहिए। थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना। नॉन एम्प्टी का मतलब अरिक्त है। शायद कल मैंने एम्प्टी सेट को शायद अरिक्त प्रायरिक्त कुछ बता दिया था, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना। हिंदी और इंग्लिश में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला ज़्यादा सही माना जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जैसे फ्लो में बाई चांस रिक्त को अरिक्त या अरिक्त को रिक्त बोल दें, तो ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर इंग्लिश में वो एकदम सही लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन की डेफिनेशन होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि ए आपके पास एक सेट है 1 2 3, बी आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 ए कोमा बी। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या आएगा, 1 कोमा ए 1 कोमा बी, 2 कोमा ए 2 कोमा बी, 3 कोमा ए 3 कोमा बी। ये आपके पास 6 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में। अब अगर आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है, तो कोई भी इसका एक सबसेट मान लो। जैसे R1 मान लिया आपने, जिसमें सिंगलटन एक एलिमेंट ले लिया 1 कोमा ए। इसी टाइप से आपने एक अलग से सेट मान लिया जिसमें दो एलिमेंट मान लिए 1 कोमा बी और 3 कोमा ए, इस टाइप से। तो ये एक ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट लिया है, इसका मतलब ये एक सबसेट बनेगा। अगर ये सबसेट है तो ये एक रिलेशन भी है, थोड़ा इस टाइप से बनेगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, 1 2 3 ए बी। तो 1 ए से कनेक्ट हो रहा है, 1 का रिलेशन ए से है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है।
R2 में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो 1 2 3 A B, तो 1, B लिखा है तो 1 का रिलेशन B से होगा और 3 का रिलेशन A से होगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन होगा। इसी टाइप से अगर मैं एक और सबसेट की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें डेफिनेशन समझ में आ गई सबको। डेफिनेशन का एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये रिलेशन वगैरह आप आराम से कवर कर पाओगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी टाइप से जैसे एक और सबसेट लेते हैं R3 में मान लिया आपने 1, A 1, B 2, A 3, A 3, B। इस टाइप से इन 6 एलिमेंट में से कोई भी 5 एलिमेंट उठा के एक सेट बना लिया। किसी भी टाइप का एक सबसेट बना सकते हो, आपकी चॉइस, आपको कितने एलिमेंट लेने हैं और कौन से लेने हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसमें 6 एलिमेंट है तो 2⁻6 64 इसके सबसेट बनेंगे। तो एक रो A से B में आप टोटल 64 रिलेशन बना सकते हो अपनी तरफ से। तो ये किस टाइप का रिलेशन है, ये मान लो A है 1 2 3, ये आपके पास B है A B, तो 1 A B है और 1 का रिलेशन B से भी है। इसी टाइप से 2 का रिलेशन A से भी है, 3 का रिलेशन भी A से है और 3 का रिलेशन B से भी है। तो ये इस टाइप का एक रिलेशन है। इसी टाइप से अगर आप R4 लेते हो एक अलग से, जिसमें आपने एम्प्टी सेट ले लिया, जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, तो ये भी एक रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये आपके पास हो गया एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध, जहाँ पर कोई भी अवयव A का कोई अवयव B के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। तो ये आपके पास एक रिलेशन बनेगा जिसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सी चीज़ें चल रही है। अब रिलेशन हो गया, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब किस किस टाइप के रिलेशन हम बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, ये तो जितने आपके पास सबसेट होंगे उतने आप रिलेशन बना सकते हो। जैसे मान लो कि A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A से B में कुल जो रिलेशन है वो 2⁻mn हो जाएंगे। जैसे माना A की जो कार्डिनलिटी है वो n है, B की जो कार्डिनलिटी है वो m है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, n इंटू m। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, ये आपके पास हो जाएगा 2⁻m इंटू n। आपके पास टोटल mn एलिमेंट है, किसी भी सेट में अगर mn एलिमेंट हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर m इंटू n। तो जितने आपके पास सबसेट है हर एक सबसेट एक रिलेशन बनता है। तो कितने सबसेट हैं, 2 की पावर n इंटू m, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर m इंटू n। तो ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब इसके आगे की जितनी भी थ्योरी चलेगी हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक ही सेट पे चलेगी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि 2 सेट हैं, माना A व B 2 समुच्चय हैं। अब इसके बाद हम जितनी भी आगे की बात करेंगे वो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि माना A एक समुच्चय है। अब हमें B की जरूरत नहीं है, आगे का जितना भी काम होगा जो हमारे ग्रुप थ्योरी में काम आएगा वो सिर्फ एक ही समुच्चय पे होगा, एक से ज़्यादा समुच्चय हमें नहीं चाहिए। तो इसी टाइप से टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन,
संबंधों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, तथा आर ए पर परिभाषित एक संबंध है। मान लिया कि ए कोई भी अरिक्त समुच्चय है, आर ए पर परिभाषित एक संबंध है। ए पर परिभाषित का मतलब क्या है कि आर है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। पहले हम पढ़ रहे थे कि जो रिलेशन था वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट था। अभी ए पर परिभाषित होने का मतलब है कि आर है वो ए क्रॉस ए का एक रिलेशन है, सॉरी ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। तो आर पहला रिलेशन आपके पास है समतुल्य, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य या रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब है, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड R be a relation defined on A, then R is reflexive। कब होगा? यदि A, A belongs to R, या इसको इसी टाइप से भी लिख सकते हो आप, A related to A। A, A belongs to R for all A belongs to A, या इसको ये भी लिख सकते हो, A related to A for all A belongs to A। इसका मतलब क्या है? हमने लिख दिया A, A belongs to R या A related to A। देखो इसका मतलब है कि A में मान लो कि जैसे 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 16 एलिमेंट। तो उन 16 एलिमेंट में से जो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 वो चारों के चारों एलिमेंट हमारे आर में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो चारों एलिमेंट इसमें हैं, इसके अलावा एलिमेंट हो भले ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये 4 एलिमेंट अगर हमारे उस रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव या समतुल्य संबंध कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और रिलेशन जो आपने आर डिफाइन किया था वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि कोई भी एलिमेंट ए है, एक ए और बी दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। तो ए है वो बी से रिलेटेड कब होगा? यदि और केवल यदि ए प्लस बी है वो एक सम संख्या हो। ए रिलेटेड टू बी यदि दी, या इसको आप लिख सकते हो यदि और केवल यदि ए प्लस बी एक सम संख्या हो।
ठीक है। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे, आप रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना था कि हर नंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब हमें A रिलेटेड टू B की जगह हमें चेक करना है कि क्या A रिलेटेड टू A होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे A रिलेटेड टू A, ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A प्लस A इज इवन नंबर। अगर आप A प्लस A करोगे तो ये आ गया 2A, और 2A इज ऑलवेज इवन। 2A सदैव सम संख्या होता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 इंटू ए, सम संख्या क्या होती है? 2 के मल्टीपल्स। 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? सम संख्या। तो ये क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर को आप 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर इस रिलेशन में खुद से रिलेटेड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये जो रिलेशन R हमने डिफाइन किया है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन या समतुल्य संबंध होगा। इसी टाइप से हम एक अलग से रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक नया रिलेशन R हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज एन ओड नंबर। अगर A B से रिलेटेड है यदि और केवल यदि A प्लस B है वो एक विषम संख्या हो। अब इसमें अगर आप चेक करोगे A रिलेटेड टू A, या इसमें अगर माना A बिलोंग्स टू N, तो या एक देखो किसी भी चीज़ को अगर आपको वेरीफाई करना हो तो वो आपको इन जनरल वेरीफाई करना होता है, पर अगर किसी चीज़ को आपको गलत सिद्ध करना हो तो आप सिर्फ एक एग्जांपल से उसे डिस्कार्ड कर सकते हो, या सिर्फ एक एग्जांपल देके उस कोई भी आपके पास जो रिजल्ट है उसको काउंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लिया कि A की जगह मैंने 2 मान लिया। कोई भी एक नंबर उठा सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आप 2 + 2 करोगे तो ये 4 आ रहा है। इसका मतलब ओड नंबर नहीं है, नॉट एन ओड नंबर। 4 है वो एक विषम संख्या नहीं है। अगर 4 विषम संख्या नहीं है इसका मतलब 2 है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। आप ये कर सकते हो, इसमें अगर रिलेटेड नहीं है तो ये लिखेंगे 2R2 और R को ऐसे काट देंगे। या ये भी लिख सकते हो कि 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R। 2,2 है वो R में नहीं है। अगर ये R में नहीं है तो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब R is not reflexive on N। जो आपने रिलेशन डिफाइन किया था वो नेचुरल नंबर पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसी टाइप से आप और भी अपनी तरफ से कोई रिलेशन डिफाइन कर सकते हो और उसको आराम से चेक कर सकते हो कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल में देखें तो जैसे मान लो कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबका हमने एक सेट बना लिया और रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम हाइट। A है वो B से रिलेटेड होगा अगर उन दोनों की ऊंचाई है वो समान हो। तो अगर देखोगे अब जैसे मेरी ऊंचाई है तो मेरे बराबर तो होनी है वो, तो हर इंसान की ऊंचाई खुद के इक्वल होती है, तो हर रिलेशन है वो, हर एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप कोई भी रिलेशन अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है।
हाँ, तो इसके बाद जो दूसरे टाइप का रिलेशन है उसकी बात करते हैं। ये आपके पास आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आएगा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में सममित संबंध। दूसरा है ये सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि माना ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा R ए पर परिभाषित एक संबंध है, तो R सममित संबंध होगा यदि let A be a non-empty set and R is a relation defined on A, then R is symmetric relation if A related to B, then B related to A। यदि A related to B तो B related to A। ये चीज़ मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट A B से रिलेटेड है तो B है वो A से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। लैंग्वेज पे फोकस करना है। रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अवयव खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये पहली कंडीशन सही ना हो तो हमें इसको चेक नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी दो एग्जाम्पल किए थे हमने, A related to B if and only if A plus B is even। अगर मैं बात करूं कि A है वो B से रिलेटेड है यदि और केवल यदि A प्लस B है वो एक सम संख्या हो। अगर ऐसा हो रहा है कि यदि A प्लस B सम संख्या है अतः इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज B प्लस A भी सम संख्या होगी। इसका मतलब B रिलेटेड टू A है। हम लेके चले थे कि A रिलेटेड टू B है, हमें क्या मिल गया कि B रिलेटेड A भी है। इसका मतलब क्या है कि A रिलेटेड टू B अगर हम लेके चलते हैं तो हमें B रिलेटेड टू A भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी आपका गिवन रिलेशन है वो एक सममित संबंध है या सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर आप इवन की जगह ओड नंबर भी लोगे, सम संख्या की जगह कोई विषम संख्या लोगे, तब भी आप देख सकते हो कि अगर A प्लस B विषम संख्या है तो B प्लस A भी एक विषम संख्या ही होगी। तो अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होगा। तो सम करो चाहे विषम करो, दोनों ही केस में ये आपके पास एक सममित अवयव होगा। इसी टाइप से
एक और एग्जांपल, अगर अपने रिलेशन की बात करें, अपने रिलेशन का मतलब हम फैमिली रिलेशन की बात करें, तो जैसे एक सेट बना दिया, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इसमें अगर आप बात करोगे तो एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, आर ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज फादर ऑफ बी। ए है वो बी से रिलेटेड होगा, कब होगा? यदि और केवल यदि ए बी का बाप है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि अगर ए बी का बाप है तो सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी को भी ए का बाप होना चाहिए। तो कैसा हो सकता है कि ए है वो तो बी का बाप है, तो क्या बी है वो ए का बाप हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बट ये देख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी बट बी नॉट रिलेटेड टू ए। यहाँ पे ए तो बी से रिलेटेड है पर बी है वो ए से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ए अगर बी का बाप है तो बी ए का बाप नहीं हो सकता। यहाँ पे बाप की जगह आप माँ भी कर सकते हो, दादा भी कर सकते हो, दादी भी कर सकते हो, जो भी आपको रिलेशन लेना हो वो ले सकते हो। अब अगर यहाँ पे ये बात करें, एक और रिलेशन देखो कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए है वो बी से रिलेटेड है, कब? इफ एंड ओनली इफ ए है वो बी का भाई है। अगर आप भाई की बात करते हो कि ए है वो बी का भाई है, तो हमें सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा क्या बी ए का भाई होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि ए है वो तो बी का भाई है पर बी है वो ए का भाई होगा या नहीं होगा? ऑफलाइन क्लासेस जब भी चलती थी तब बहुत सारे बच्चे इसको अगर बताते थे कि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा, और ये लड़के भी नहीं लड़कियां भी यही बोलती थी कि हाँ ऐसा होगा। आप खुद देखो कि अगर ए लड़का, यहाँ पे ए को तो लड़का होना पड़ेगा क्योंकि ए भाई है, अगर बी अगर लड़का नहीं हुआ, अगर वो लड़की हुआ तो ए तो बी का भाई हो गया पर बी है वो ए का भाई नहीं हो सकता। क्यों? वो गर्ल है, तो अगर गर्ल है तो वो सिस्टर हो सकती है, ब्रदर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हमेशा कोई नेसेसरी नहीं है कि ए रिलेटेड टू बी देन ए रिलेटेड टू बी डज नॉट इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। यहाँ पे अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड ए हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे सेट बना लो कि सेट ऑफ ऑल मैन ओनली मैन, वो मैन को आपने हटा दिया, अगर आप सिर्फ मैन की बात करोगे तो ये रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स की बात करोगे, दुनिया के सभी इंसानों की बात करोगे, और सभी इंसानों में तो पुरुष भी आएंगे और महिलाएं भी आएगी, तो अगर सभी आ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास था सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम तीसरे टाइप की रिलेशन की बात करते हैं, वो आएगा एसिमेट्रिक या असममित। तो ये सेम रहेगा आपके पास, जैसे यहाँ पे एसिमेट्रिक कर दो, यहाँ पे आ जाएगा असममित। पूरी परिभाषाएं इसमें सेम है, बस ये करेंगे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी परिभाषा सेम रहेगी। अब अगर इन्हीं एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। अगर ए प्लस बी करने पे आपको सम संख्या मिल रही है तो बी प्लस ए करने पे भी आपको सम संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब ए प्लस ए रिलेटेड टू बी भी है और बी रिलेटेड टू ए भी है। तो इस केस में आर इज नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन।
क्यों? क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि A रिलेटेड टू B है और हमें मिल क्या रहा है कि B रिलेटेड टू A भी है, जबकि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, A B से रिलेटेड लिया तो B भी A से रिलेटेड हो गया, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से ये आपके पास एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेम अगर आप इवन की जगह ओड नंबर लोगे, विषम संख्या लोगे, तो भी ये एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हाँ, इन दोनों की अगर बात करोगे तो देखो, अगर A B का बाप है तो ऑब्वियस है B A का बाप नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो A रिलेटेड टू B तो है बट B रिलेटेड टू A नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये रिलेशन कन्फर्म एसिमेट्रिक होगा। तो R इज एसिमेट्रिक रिलेशन। R इज एसिमेट्रिक रिलेशन। इसी टाइप से अगर आप ब्रदर की बात करोगे तो यहाँ पे ये, अगर ये मत सोचना कि अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो एसिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग थ्योरी है। A B का भाई है तो हो सकता है B भी A का भाई हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा। यहाँ पे अगर A B का भाई है तो B A का भाई हो भी सकता है। तो इस केस में ये नहीं कंफर्म कर रहा कि A B का भाई तो है पर B A का भाई है या नहीं है, ये आपके पास कंफर्म नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट एसिमेट्रिक। तो ये आपके पास था एसिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके बाद आगे का जो रिलेशन है उसमें हम बात करेंगे एंटीसिमेट्रिक। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटीसिमेट्रिक या प्रतिसम्मित दोनों अलग अलग हैं। एक था आपके पास असम्मित और यह है प्रतिसम्मित। और प्रतिसम्मित संबंध होगा देन R इज एंटीसिमेट्रिक इफ, अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A देन A इक्वल टू B। देखो, ये उन दोनों के बीच का आ गया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। एसिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि अगर A B से रिलेटेड है और B भी A से रिलेटेड है तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रतिसम्मित या एंटीसिमेट्रिक। इसमें जैसे कोई एग्जांपल देखो पहले, कि जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। अगर मैं बात करूं लेस देन इक्वल टू की, A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B, तो हमें यदि वाली कंडीशन कौन सी है? तो माना A रिलेटेड टू B तथा B रिलेटेड टू A है। ये आप लेके चलोगे कि A है वो B से रिलेटेड है तथा B है वो A से रिलेटेड है। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे।
तो अगर ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी, तथा बी अगर ए से भी रिलेटेड है, इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये पहली कंडीशन क्या है कि a लेस देन इक्वल टू बी, सेकेंड है b लेस देन इक्वल टू a। तो इन दोनों से हम मिला के ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b। तो इसका मतलब R क्या हो गया, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। R इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो R है वो आपके पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी टाइप से इसी एग्जांपल में अगर मैं लेस देन का साइन रखूं, A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन B। अगर आप A लेस देन B की बात करोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो A रिलेटेड टू B मतलब A लेस देन B। अब अगर A B से छोटा है तो B A से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि B तो A से छोटा हो नहीं सकता। इसका मतलब B है वो A से छोटा नहीं हो सकता। अगर B A से छोटा नहीं है तो मतलब B है वो A से रिलेटेड नहीं हो सकता। अब जो हमारी कंडीशन क्या थी कि यदि A रिलेटेड टू B तथा B रिलेटेड टू A, अगर ये दोनों हैं तो बराबर होने चाहिए। अब अगर हमारे पास जो हमारी पहली कंडीशन है वही यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप A को B से रिलेटेड लेके चलते हो तो B है वो A से रिलेटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपकी इफ वाली कंडीशन अगर फेल हो जाए तो जो देन वाली कंडीशन है वो हमेशा ट्रू मानी जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी R इज एंटी सिमेट्रिक। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि A रिलेटेड टू B, इसका मतलब है कि A है वो B से छोटा है। अब अगर A B से छोटा है तो B A से छोटा नहीं हो सकता। अगर B A से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब B है वो A से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो हमारी इफ की कंडीशन थी कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन ही गलत हो गई तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू माना जाएगा। क्योंकि आपकी इफ वाली कंडीशन फेल हो गई तो देन वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, वो ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, वो गलत हो गई। तो A इक्वल टू B है या नहीं है हमें चेक नहीं करना। यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि ये जो रिलेशन है वो एसिमेट्रिक है, और जितने भी एसिमेट्रिक रिलेशन है वो सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में क्या है कि अगर दोनों A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A है तो बराबर होने चाहिए। और एसिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो जब एंटीसिमेट्रिक हमेशा इस जो इफ वाली कंडीशन को फेल करेगा, ये कंडीशन अगर हमेशा फेल है तो ये आपके पास हमेशा ट्रू रहेगी। तो एसिमेट्रिक जितने भी एसिमेट्रिक रिलेशन है वो सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक होते हैं, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक तो है पर एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो आगे वाला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। Transitive relation, then R is transitive।
इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो आर संक्रामक संबंध होता है यदि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी है वो सी से भी रिलेटेड है, तो ए है वो सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, ऐसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने डिफाइन कर दिया ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको अगर आप चेक करोगे तो पहले मान लिया कि माना ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, ये दोनों आप मान के चलोगे, क्योंकि इफ वाली कंडीशन अगर आपको चेक करना है तो इफ वाली कंडीशन को आपको ट्रू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इफ वाली कंडीशन यदि वाली कंडीशन या आप गलत लेके चलोगे तो जो देन वाली कंडीशन है वो तो हमेशा ट्रू मानी जाएगी। तो मान लिया कि ये दोनों हैं, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी तथा बी लेस देन इक्वल टू सी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ए है वो बी से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है, बी है वो सी से छोटा है या उससे बराबर हो सकता है। तो इन दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी। अगर ए सी से रिलेटेड है, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, तो आर है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप इक्वल का साइन हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल का साइन हटाने पे क्या हो जाएगा कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो ए क्या हो जाएगा लेस देन सी। यहाँ भी ए है वो सी से रिलेटेड हो गया, तो इक्वल टू रखो, मतलब इक्वल टू हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ए को ग्रेटर देन इक्वल टू ले लोगे तो भी सेम कंडीशन है। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने मान लिया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिलेशन आपके पास ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। आपके पास रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया कि ए है वो बी से रिलेटेड है अगर ए बी का भाई है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो माना ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए है वो बी का भाई है, इसका मतलब ए क्या हो गया, ए तो एक लड़का होगा। बी है वो सी का भाई है, इसका मतलब बी भी क्या है, एक लड़का है। सी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ए तो लड़का है, तो ए है वो सी का क्या हो गया, भाई हो गया। इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी होगा। ठीक है, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बस इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि आपको ये अपनी फैमिली में देखना है। अपनी फैमिली का मतलब जो अपनी फादर की फैमिली है। अगर आप अपनी मम्मी की फैमिली में अगर चले जाओगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि आपके चाचा का लड़का आपका भाई है और आपके मामा का लड़का भी आपका भाई है, पर वो दोनों आपस में भाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिविटी की चेक करना है तो ये आपकी फैमिली तक वैलिड रहेगा। अगर आप दूसरे की फैमिली में जाओगे तो ये वैलिड नहीं रह पाएगा।